हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम 12th केमिस्ट्री के एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक है। स्टूडेंट, जैसा कि हम बेसिक लेवल पर जानते हैं, केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस होते हैं। वैसे तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे 11th में एक केमिस्ट्री का ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ था, एनालिटिकल केमिस्ट्री। 12th में एक केमिस्ट्री और इंट्रोड्यूस होती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। लेकिन बेसिक लेवल पर हम बात करें तो केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस होते हैं, एक फिजिकल, दूसरा ऑर्गेनिक और तीसरा इनऑर्गेनिक। 12th ग्रेड तक ऐसी ही बातें की जाएंगी स्टूडेंट, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आगे तो बहुत सारे ब्रांचेस हो जाएंगे। तो ये केमिकल काइनेटिक जो है, यह कौन से केमिस्ट्री का ब्रांच है, पहले ये समझ लेते हैं। तो एक केमिस्ट्री हमने पढ़ा था, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा था। ऐसी केमिस्ट्री जो किससे डील करे, मैटर से, और दूसरा एनर्जी से। उस केमिस्ट्री को कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो केमिकल काइनेटिक भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक ब्रांच है स्टूडेंट, जिसके अंदर हम मोस्टली एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक में पढ़े थे ना। लेकिन यहां पर रेट के साथ इस केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरा हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन कैसे हुआ। मोस्टली इन्हीं सब चीजों की हम बात करेंगे। कौन से चैप्टर में? केमिकल काइनेटिक में। तो एक बार फिर से डिफाइन कर लेते हैं, केमिकल काइनेटिक किसका ब्रांच है? फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच, जिसमें हम 3 चीजें पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और मैकेनिज्म की बात करेंगे कि वह मैकेनिज्म कैसे हुआ, वह रिएक्शन किस तरीके से हुआ, उसमें एनर्जी चेंजेस कैसे हुआ, और किस तरीके से वहां टेम्परेचर कैटलिस्ट ने इफेक्ट किया। तो सबसे पहला वर्ड जो आया वो आया रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। दरअसल इस चैप्टर में इसको लेकर हम बहुत सारी बातें करेंगे। एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं, ए वो किस में कन्वर्ट हो गया? बी। ए क्या है? रिएक्टेंट, और बी क्या है? प्रोडक्ट। जब भी मैं रिएक्शन वर्ड कहूंगा स्टूडेंट, तो एक वर्ड आप याद रख लीजिएगा कि हम शादी कर रहे हैं। शादी मतलब रिएक्शन कर रहे हैं, तो ही आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? शादी। शादी मतलब रिएक्शन कर रहे हैं। और जब भी रिएक्टेंट बोलूंगा तो लड़की वाले को समझ लीजिएगा, और जब भी प्रोडक्ट बोलूंगा तो लड़के वाले को समझ लीजिएगा। रिएक्टेंट मतलब लड़की वाले, और प्रोडक्ट मतलब लड़के वाले। तो जब भी शादी होती है तो लड़की वालों का कुछ खर्चा होता है, कुछ खर्चा लड़के वालों का भी होता है, दोनों का खर्चा होता है। ऐसा तो है नहीं कि खाली लड़की वाले का ही खर्चा होता है, लड़के वाले का भी खर्चा होता है स्टूडेंट। यानी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। किसका? लड़की वाले का भी, लड़के वाले का भी। रिएक्टेंट का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, और प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? चेंज होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, और यह यूनिट टाइम, दैट मींस 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, उसी को कहेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अगर सच पूछिए तो क्या होता है? जो लड़की वाले हैं, रिएक्टेंट साइड की बात करें तो रिएक्टेंट साइड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, उनकी जेबें ज्यादा खाली होती हैं, और जो प्रोडक्ट साइड है उनकी जेबें भरती हैं। हमारे यूपी में तो ऐसा ही होता है कि प्रोडक्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, बहुत सारा दहेज ले लेते हैं। यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा स्टूडेंट? इंक्रीज होगा। तो इस अगर लैंग्वेज में डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दैट मींस इन 1 सेकेंड, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन।
तो अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले की, रेट ऑफ रिएक्शन क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लिख दिया। कितना डिक्रीज हुआ? डेल्टा ए। कितने टाइम में? डेल्टा टी, जिसको हम डीए बाई डी टी भी लिख सकते हैं। माइनस इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज हो रहा है। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। देखो ये प्लस क्यों लिया? क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था। तो डिक्रीज के लिए हम माइनस लेंगे और इंक्रीज के लिए हम क्या लेंगे? प्लस लेंगे स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। किसी सिंपल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। स्टूडेंट एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं, ए बी बी गिव्स आउट। देखो केमिकल, जो हम केमिकल काइनेटिक में बात करेंगे, वैसे बहुत सारे रिएक्शन यहां रिवर्सिबल होंगे, लेकिन हम सिंगल डायरेक्शन में ही बात करेंगे, सिर्फ एक ही एरो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन की ही बात करनी है, ये नहीं हम बैकवर्ड रिएक्शन। यहां हम आयनिक इक्विलिब्रिया या केमिकल इक्विलिब्रिया नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा सी सी प्लस डी डी। अगर इस रिएक्शन का हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट, तो ये हो जाएगा माइनस, देखो कॉन्सेंट्रेशन कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। हमने 11th ग्रेड में पढ़ा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में कोई चीज लिख दी जाए तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि वो जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो एक्टिव मास दैट इज मोलार कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो माइनस, यहां जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये नंबर जो यहां होगा वो अपॉन के फॉर्म में आ जाएगा, 1 अपॉन ए। अब यहां लिख सकते हैं डीए या डेल्टा ए बाय डी टी। ऐसे हम यहां पर लिख सकते हैं -1 अपॉन बी डी बी बाई डी टी, या डेल्टा भी लिख सकते हो आप। आगे हम जब देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, तो वहां थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा आपको। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, जो नंबर है बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, वो कितना है स्टूडेंट? +1 अपॉन सी डी सी बाय डी टी। और ऐसे ही हम इसके लिए लिखेंगे +1 अपॉन डी 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 बाय डी टी। यह एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन हमने लिया था, सिंपल इक्वेशन समझने के लिए। अगर रियल फॉर्म का एक इक्वेशन लेते हैं, हमने लिखा N2 + 3H2। रिवर्सिबल है, वैसे वन डायरेक्शन में लगाओ ज्यादा बेस्ट है केमिकल काइनेटिक में। तो यहां फॉर्म होता है 2NH3। एक एग्जांपल लेते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा, और अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो यहां पर हम लिखेंगे, अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, ROR की, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऐसा रेट लिखा है, यहां भी ROR लिख सकते थे। तो -dN2 अपॉन dt। इसके लिए क्या हो जाएगा? यहां पर देखो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, तो ये -1 अपॉन 3 हो जाएगा। देखो यहां मैंने क्या लिखा? b, तो क्या लिखा? 1 अपॉन b। ऐसे यहां 1 अपॉन 3, और कॉन्सेंट्रेशन किसका? H2, dH2 अपॉन dt। ये हमने रिएक्टेंट साइड के लिए लिख दिया। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट साइड के लिए लिखे तो ROR क्या होगा इसका? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इज इक्वल टू +1 अपॉन 2 dNH3 बाय dt। कुछ इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमको समझ में आ गया कि किस तरह से लिखते हैं। लेकिन स्टूडेंट केमिकल काइनेटिक में कुछ इस तरह लिखा जाता है। आगे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ पावर के रेज में पढ़ा था, तो अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा कि इनमें और उसमें डिफरेंस क्या है। अब देखते हैं कितने फैक्टर हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं स्टूडेंट। उनको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये कुछ फैक्टर हैं
जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं यानी चेंज करते हैं, कुछ इंक्रीज करते हैं कुछ डिक्रीज करते हैं। तो इनको जब हम समझेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रिएक्शन को लेकर हमें पढ़ना है उसकी भी हमें अच्छी खासी समझ हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। कुछ ऐसे हैं, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, लाइट, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये कुछ फैक्टर्स हैं। अगर रिएक्शन यानी रिएक्टेंट जो है वो गैसियस हो तो प्रेशर भी रोल प्ले करता है। ये 7 हो गए, प्रेशर 8, टोटल 8 फैक्टर को लेकर हमें बातें करनी है। लेकिन पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 चीजों को लेकर बातें की गई है, एक कॉन्सेंट्रेशन को लेकर जिसमें हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ते हैं, और दूसरा टेम्परेचर को लेकर बातें की गई है, क्योंकि अरेनियस ने टेम्परेचर को लेकर इक्वेशन भी दिया है। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट की बात करें स्टूडेंट, तो अगर आयोनिक रिएक्टेंट हो, आयोनिक रिएक्टेंट मतलब जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड हो, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड लिया, इनके अंदर सोडियम प्लस होगा, Cl माइनस होगा, आयोनिक बॉन्ड है, और AgNO3 लिया। अगर बॉन्ड ब्रेक करता हूं, ये भी प्लस और ये भी माइनस होगा, आयोनिक बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो हमें मिलेगा AgCl, जो इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा स्टूडेंट, और NaNO3। यहां पर आयोनिक बॉन्ड था तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ROR वो हाई होगा, यानी जो यहां पर रिएक्शन होने में टाइम लग रहा है वो बहुत ही कम लगेगा, यानी रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा होगी जब आयोनिक रिएक्टेंट होगा। अगर कोवेलेंट रिएक्टेंट की बात करें, N2 प्लस 3H2, रिवर्सिबल लिख सकते हो लेकिन यहां हेबर प्रोसेस की तो बात कर नहीं रहे हैं हम लोग, तो 2NH3 बनेगा। ये कोवेलेंट रिएक्टेंट है, यहां पर N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और H, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H है, H और H के बीच में कुछ इस तरह बॉन्ड होगा। NH3 के लिए N, H, H और H, ये बॉन्ड होगा स्टूडेंट। सबसे पहले अगर रिएक्शन कराना है तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए टाइम और एनर्जी लगेगा। क्या लगेगा? टाइम और एनर्जी। यहां पर ये हाइड्रोजन के बीच का भी बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा, यानी इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। टाइम और एनर्जी लगेगा। फिर इनका बॉन्ड हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्म कराना पड़ेगा। तो अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की बात करें या कोवेलेंट रिएक्टेंट की बात करें स्टूडेंट, तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ROR, वह लो होगा। क्या होगा? लो। किससे? आयोनिक रिएक्टेंट से लो होगा, क्योंकि यहां बॉन्ड इंस्टेंट ब्रेक होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, और इंस्टेंट फॉर्म हो जाएगा। यहां कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए टाइम कंज्यूम होगा, एनर्जी लगेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। बट एक बात याद रखो स्टूडेंट, यह इतना भी स्लो नहीं होता है। अगर एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं कि अगर रस्ट लग रहा है किसी आयरन में, आयरन का ऑब्जेक्ट है उसमें रस्ट लग रहा है, तो यार रस्ट लगने में ईयर निकल जाएंगे। यह उस तरह की बात हो गई कि आपको 10 रुपए रोज का खर्चा मिल रहा है, रोज का 10 रुपए पा रहे, आपने अपने गर्लफ्रेंड से वादा कर दिया कि मैं तुझे डायमंड रिंग दूंगा, वो भी रियल डायमंड रिंग दूंगा, करोड़ों रुपए में आएगा। आप क्या कर रहे हो? रोज 10 रुपए इकट्ठा कर रहे हो। बताओ कब दोगे? कई साल चले जाएंगे। वैसे आयरन में अगर रस्ट लग रहा है, इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे यार, तो कई साल में हमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन पता चलेगा। तो इतना भी वेरी लो, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही लो होता है, और इसका आयोनिक रिएक्टेंट का बहुत ही हाई होता है। इसका क्या है? बीच में है, मॉडरेट है। तो जो ये चैप्टर हम केमिकल काइनेटिक है ना, ये ऐसे रिएक्टेंट के साथ पढ़ते हैं जिनका जिनका रेट ऑफ रिएक्शन मॉडरेट होता है स्टूडेंट। कैसा होता है? मॉडरेट, यानी बीच के, ना बहुत ही फास्ट होते हैं, इनका तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, बहुत ही फास्ट होते हैं, और इनका हम डिटरमाइन करने जाएंगे तो कई साल लग जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बताने के लिए। तो मॉडरेट का हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं।
तो आयोनिक का ROR बहुत ज्यादा होगा, कोवेलेंट का लो होगा। अब यहां पर आ जाता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट को लेकर अगर हम बात करें। स्टूडेंट, हम क्लास के एक डफर स्टूडेंट हैं, सबसे डफर क्लास में, एक डफर, गधा जिसे कहते हैं, हमारे यूपी के लैंग्वेज में गधा कहते हैं, हम गधे हैं। अब हमारे क्लास में जो गधा होगा ना, उससे हमारी फ्रेंडशिप बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि हम भी गधे, वो भी गधे, हमारी सोच मिलती है। लेकिन अगर क्लास का कोई टॉपर है, उससे हमारी दोस्ती नहीं होगी आसानी से। यानी अगर रिएक्टेंट होमोजीनियस है, यानी दोनों का फेज सेम है, साइज सेम है, मॉलिक्यूल की हर एक चीज मैच करता है यार, तो बहुत जल्दी बॉन्डिंग बन जाएगी और बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन वही क्लास का अगर कोई टॉपर हो, तो हमारी उससे दोस्ती नहीं होगी, क्योंकि वो 10 घंटे पढ़ता है और हम एक भी घंटे नहीं पढ़ते, हमारा ढंग से होमवर्क नहीं होता, वो एक्स्ट्रा सम करके आता है। ऐसी ही बात कहूं, एक लड़की है, उसको आपने प्रपोज किया, वो आपके टाइप की है, रोज क्लास बंक करके टहलने वाली, आप भी रोज क्लास बंक करके टहलने वाले हो, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी, बहुत जल्दी जम जाएगी, आपका रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। लेकिन वही क्लास की टॉपर लड़की है, जिसको दिन भर बुक में ही, बुक का कीड़ा जिसे कहते हैं, बुकवाम, वो है, आप उसको प्रपोज करते हो, आपको जल्दी हाँ बोलेगी? नो। क्यों? क्योंकि उसकी साइज और उसकी मेंटालिटी के आप हो ही नहीं। तो होमोजीनियस अगर रिएक्टेंट होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हाई होगा। और हेट्रोजीनियस होंगे, यानी रिएक्टेंट दोनों अलग अलग है, दोनों की मेंटालिटी डिफरेंट डिफरेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। और एक चीज होता है, अगर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट की बात करें, स्टेबिलिटी करके एक फैक्टर होता है। अगर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम है स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। अरे भाई, स्टेबल है ही नहीं ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, अगर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या है, बहुत कम है, तो जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट की। भाई जितना कम होगा उतना फास्ट होगा। और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा हो, प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल हो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा। ये कुछ नीट और जेई को लेकर आपको बातें करनी है, ये महाराष्ट्र बोर्ड में इतना डिटेल नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट, ये तो मैं आपको समझाने के लिए पूरी बातें कर रहा हूं। तो हमको समझ में आ गया, आयोनिक रिएक्टेंट, कोवेलेंट रिएक्टेंट, होमोजीनियस रिएक्टेंट, और रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट जितना कम स्टेबल, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा। रिएक्टेंट जितना ज्यादा स्टेबल, रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट के स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए फिजिकल स्टेट की बात करें, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, ये तीनों को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल फ्रेम करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर के लास्ट में एक थियरी दी हुई है, उस थियरी का नाम है कोलिजन थियरी। तो कोलिजन थियरी के थ्रू ही हमें इन फैक्टर्स को समझना है। तो चलिए एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं, देखते हैं। स्टूडेंट, ये आप हो, एक लड़की है जो आपको पसंद करती है। सपोज दैट आपका नाम ये है, इस लड़की का नाम एक्स है। इसने आपके घर पे रिश्ता भेजा, हम यूपी के हैं, यूपी के हिसाब से बात करेंगे। इसने आपके घर पे रिश्ता भेजा, तो चलिए रिश्ता लेके गए इसके फादर आपके फादर के पास। तो आपके फादर ने कहा, मैं अपने लड़के को साइंस से पढ़ाया हूं, बहुत इन्वेस्ट किया हूं, मुझे 10 लाख रुपीस कैश चाहिए। ये कैश क्या है? इसको हम यूपी के हैं तो हिंदी में लिख लेते हैं, भाई दहेज है यार, दहेज। ठीक है, अब ये लड़की का जो बाप है, ये इसके बेचारे की दो टेंशन हो गई, दो हेडेक हो गया। सबसे पहले चेक करेगा आपका परिवार सही है कि नहीं है, कहीं आपके घर में कोई डॉन तो नहीं है, या आपके घर वाले डॉन तो नहीं है। सबसे पहला प्रॉब्लम हो गया। यानी सबसे पहले ओरिएंटेशन देखा जाता है, रिएक्शन करने के लिए ओरिएंटेशन देखा गया। हाँ, लड़के घर वाले अच्छे हैं कि नहीं, खानदान अच्छा है कि नहीं है, इसे सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं ना, अच्छा खानदान है कि नहीं, घर बार अच्छा है कि नहीं, देख लिया परिवार अच्छा है, यानी ओरिएंटेशन रिएक्शन के लिए फिट है। तो दूसरा फैक्टर आ गया, भाई अब तो 10 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए।
अब 10 लाख रुपए क्या है? दहेज, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी शादी होने करने के लिए दहेज लगता है। अब वो सामान के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, दहेज दिया जाता है। ऐसे रिएक्शन होने के लिए कुछ एनर्जी लगती है, जिसके बिना रिएक्शन हो ही नहीं सकता। उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्मिंग प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब बताओ, मान लो इनके पास, जो लड़की वाला एक्स है, उसके पास 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए है, 5 के बजाय 8 ले लो, 8 लाख रुपए है इनके पास। शादी होगी, परिवार बहुत अच्छा है, एक आपका परिवार बहुत अच्छा है। 10 लाख मांगे हैं, आपके पिताजी ने कहा 10 लाख रुपए से 10 लाख रुपए से 10 रुपए भी कम नहीं लूंगा, क्योंकि साइंस से पढ़ाया मैंने, बहुत मेहनत से मेरा लड़का पढ़ा है। वो तो हम और आप जानते हैं कितने मेहनत से पढ़े। तो क्या हुआ? अब बेचारा दौड़ भाग कर रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है। आगे देखते हैं, 8 लाख रुपए है, यहां पर टेंशन में बैठे हुए हैं। एक ही हफ्ता, 1 वीक बाकी है शादी के लिए। बहुत टेंशन में आपके पापा, ये लड़की वाले के पापा बहुत ही टेंशन में। एक जन वाई है, बहुत दिनों के बाद लड़की वाले के पापा से मिलने गए। वो बहुत दूर रहते थे, कहीं दूर, मान लो विदेश थे, आउट ऑफ इंडिया। वो आए मिलने के लिए। देखिए इनका मुंह उतरा हुआ है लड़की वाले के पापा का। बोले क्या हाल चाल है? बोले यार हाल चाल तो सब बढ़िया है, 1 हफ्ते में शादी है, 8 ही लाख रुपए है, 10 लाख रुपए दहेज देना है, पहले कैश देना है, उसके बाद ही शादी होगी। बोले कहां कर रहे हो? बोले एक के घर पे कर रहा हूं। बोले चलो, लेके गए इसको, एक्स के पापा को, ये वाई ए के घर पे लेके गया। इत्तेफाक से ये जो वाई है इनका भी दोस्त निकला। उसने क्या कहा? कहा भाई देख, तू भी दोस्त यार, अपने में ही लड़की जा रही है, काम करो दहेज को कम कर दो। दहेज मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, दहेज को कम कर दो, 8 ही ले लो। तो ये बोले अच्छा ठीक है यार, वाई आ गया, उसकी इज्जत रख लेते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। तो क्या किया, वाई की वजह से ए ने 8 ही लाख रुपए में मान लिया बात। अब बताओ शादी हो जाएगी? यस, शादी हो जाएगी, यानी रिएक्शन हो जाएगा। अब बताओ वाई की बेटी है? नो। वाई का बेटा है? नो। वाई एक थर्ड पर्सन है, ना ही उसकी बेटी है ना ही उसका बेटा है। वाई क्या किया? यहां पर रिएक्शन करवा दिया। तो वाई क्या है? एक कैटलिस्ट है स्टूडेंट। वाई क्या है? एक कैटलिस्ट है, जिसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, जिसकी वजह से शादी हो गई, यानी प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। समझे? तो कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है? कैटलिस्ट, देखो जब भी रिएक्शन होता है तो कुछ इस तरह से आप ग्राफ समझो। ये मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, और उनको ट्रांजिशन स्टेट यानी हॉल में जाना पड़ता है। शादी करने के लिए कहीं ना कहीं हॉल लेंगे, मंडप बांधेंगे, वहां जाना पड़ता है। तो इस जगह पर आना पड़ेगा, यही आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? इसी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। देखो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, कम हो गई यह एक्टिवेशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो उसने पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर दिया। यानी कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो, देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोलिजन थियरी, मैंने इसके पहले भी कहा, कहते हैं मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड बिफोर दे रिएक्ट। मॉलिक्यूल सबसे पहले आपस में टकराते हैं और टकराने की वजह से वो एनर्जी गेन करते हैं। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा वो एनर्जी गेन करेंगे। तो कैटलिस्ट क्या किया? मॉलिक्यूल टकरा रहे थे, एनर्जी गेन कर रहे थे, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं हो पा रही थी जितना एक्टिवेशन एनर्जी है। कैटलिस्ट ने क्या किया? अल्टरनेट पाथ क्रिएट कर दिया, एनर्जी डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से जो लोग कोलाइड होके इतना भी एनर्जी 8 लाख भी गेन कर रहे थे, उनकी शादी हो जा रही थी, यानी रिएक्शन हो जा रहा था। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहूं, 1600 या 2000 कैंडिडेट एक आर्मी की भर्ती के लिए गए। वहां पर 20 मीटर का एक जंप करना था। अब भाई जो बहुत ज्यादा यार दौड़ा भागा होगा, कूदा होगा, वही जंप निकाल पाएगा। 20 मीटर का 1-2 लोग निकाल पा रहे थे। अब इसी को कैटलिस्ट ने क्या किया? 5 मीटर कर दिया, जंप को कम कर दिया। अब बताओ कैंडिडेट ज्यादा भर्ती हो जाएंगे? चाइना से वार हुआ था, बहुत ज्यादा लोग,
चाहिए थे, तो उसने क्या किया, बोला यार भर्ती चाहिए, 5 मीटर कर दिया। अब बताओ जितना ज्यादा लोग, जितना कम कर दिया उतना ज्यादा लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब बताओ एक और कंडीशन फ्रेम करते हैं स्टूडेंट, इस ये वाई ए का दोस्त था और एक्स से इस एक्स के पप्पा से इसका झगड़ा हुआ था और बोला था देख लेंगे, क्या करेंगे, देख लेंगे। जैसे शादी लगी, ये बेचारे के पास कितना है, 8 लाख, इसने डिमांड कितना किया, 10 लाख। ये इसके घर पे गया, चाय पीते पीते कहा वो जो एक्स है ना, वो लोग बहुत पैसे छुपा छुपा के रखे, कितना मांगे, बोले 10 लाख, बोले 12 कर दो, 15 कर दो। तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करवा दिया इसने, वाई ने। बताओ वाई का लड़का है, नो। वाई की लड़की है, नो। वाई ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज इंक्रीज करवा दिया। तो इंक्रीज करवाने की वजह से अब बताओ ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, बढ़ गया कि नहीं एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे। तो एक्टिवेशन एनर्जी जैसे ही बढ़ गया, अब इन बेचारे को और बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो कैटलिस्ट इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। कैटलिस्ट दोनों काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। यानी कैटलिस्ट अल्टर करता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, विद द हेल्प ऑफ किसके, एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट कहीं काम नहीं करता है, एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू ही काम करता है। वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है। तो कैटलिस्ट वाला कहानी हमको समझ गया। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की स्टूडेंट। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्या इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर, तो मॉलिक्यूल थर्मल एनर्जी गेन करेंगे, कोलिजन बढ़ जाएगा, आपस में टकराना उनका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जितने ज्यादा कोलाइड होंगे उतना जल्दी वो एनर्जी गेन कर पाएंगे। यानी यार सिंपल लैंग्वेज में कहो, इनको 10 लाख इकट्ठा करना 8 लाख है। ये जितने रिश्तेदारों को कॉल करेंगे या कहीं काम करेंगे या इनके और भी भाई बहन है, वो लोग दौड़ धूप करेंगे। जितना ज्यादा दौड़ धूप करेंगे उतना जल्दी पैसा इकट्ठा हो जाएगा, उतना जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। अब ये अकेले हैं तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इनके पास और भी हाथ पैर है, मतलब और भी लोग जुड़े हुए हैं, वो कहीं से 10,000 लाए, कहीं से 5,000 लाए। यानी जितना ज्यादा कोलिजन होगा, भाग दौड़ जितना ज्यादा होगा, उतना जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा। कोलिजन थ्योरी कहता है कि जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा वो टकराएंगे, उतना ज्यादा एनर्जी गेन करेंगे। लाइट स्टूडेंट, लाइट जो है, और एक बात और कह दूं, टेम्परेचर को लेकर इस चैप्टर में हमें डिटेल में बात करना है, क्योंकि अरेनियस ने टेम्परेचर को लेकर कुछ बातें कही। डिटेल में हमें बातें करना कि टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन में रोल प्ले करता है, क्योंकि अरेनियस का इक्वेशन टेम्परेचर को लेकर ही है। लाइट हर एक रिएक्शन में काम नहीं करता स्टूडेंट। वो रिएक्शन जो फोटो सेंसिटिव है, कैसे है, फोटो सेंसिटिव, उन्हीं में लाइट रोल प्ले करता है। जैसे अगर मैं लिखूं H2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, दैट मीन्स फोटोन की प्रेजेंटी में, तो यह फॉर्म होगा 2HCl। ये बचपन से रिएक्शन हम लोग पढ़ते आए यार, 3rd 4th ग्रेड से था। अब ये लाइट क्या होगा, जितना ज्यादा लाइट होगा उतना Cl और Cl के बीच का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। यानी यहां रेडिकल वाला मैकेनिज्म दिखाएगा, यहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखने को मिलता है, यहां पर कोवेलेंट या कोई भी अदर मैकेनिज्म नहीं देखने को मिलेगा। यानी लाइट की अमाउंट जितना ज्यादा होगी उतना जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा और उतना जल्दी रिएक्शन होगा। यानी लाइट क्या करता है, फोटो सेंसिटिव रिएक्शन जो होते हैं उसमें लाइट रोल प्ले करता है, लाइट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। मोस्टली क्या करता है, लाइट ज्यादा है, यानी लाइट की क्वांटिटी ज्यादा फॉल हो रही है, दैट मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, तो रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाएगी। कम होगा तो रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी। देखो यहां पर मैंने एक चीज छोड़ दिया था, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कैसे काम करता है। तो रिएक्टेंट कितने स्टेट में हो सकते हैं भाई, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। यही 3 स्टेट में हो सकते हैं, यही 3 स्टेट हो सकता है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बताओ सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत क्लोज क्लोज हैं, अगर हम सॉलिड के मॉलिक्यूल की बात करें तो बहुत क्लोज क्लोज है, लिक्विड के मॉलिक्यूल उससे थोड़ा दूर दूर है, गैस के मॉलिक्यूल तो काफी दूर दूर होते हैं। तो मॉलिक्यूल दूर दूर है तो इनके अंदर रैंडम मोशन ज्यादा होगा, और रैंडम मोशन ज्यादा होगा तो कोलिजन बहुत ज्यादा होगा। और कोलिजन थ्योरी कहता है जितना ज्यादा कोलाइड होंगे उतना जल्दी एनर्जी गेन करेंगे। कौन सी एनर्जी, दहेज यानी एक्टिवेशन एनर्जी।
जल्दी गेन करेंगे तो रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो गैसियस रिएक्टेंट का अगर बात करें तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, सॉलिड का सबसे कम होता है। अगर आपको अरेंज करने के लिए आ जाए तो गैस, उसके बाद क्या होगा, लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, क्योंकि कोलिजन थियरी अप्लाई हो रहा है यहां पर। कैटलिस्ट हमने देख लिया, टेम्परेचर हमने देख लिया, लाइट भी देख लिया। अब सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट की बात करें तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। भाई शादी करनी है, जितना बड़ा जो तंबू होगा ना उतना ज्यादा लोग खाना खा पाएंगे, या हॉल की कैपेसिटी जितना ज्यादा होगी। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में कहूं, यह आपको मैंने दूध दिया है पीने के लिए कि दिमाग बहुत ज्यादा काम करे। इसके अंदर अगर मैं शुगर डालता हूं बड़े बड़े दाने वाला और फिर छोटे छोटे दाने वाला, किस पर रेट ज्यादा होगा, फास्ट होगा? बड़े दाने वाला होगा तो दूध इसको चारों तरफ से इसे घेरेगा, और जब छोटे दाने वाला होगा तो दूध इनके बीच में सबके आ जाएगा, ज्यादा दूध आ जाएगा। तो जितना ज्यादा एरिया मिलेगा स्टूडेंट, यहां देखो पाउडर्ड फॉर्म में है तो ज्यादा एरिया मिल रहा है, और ज्यादा एरिया मिल रहा है तो बहुत फास्ट हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। और जितना बड़े बड़े दाने के रहेंगे तो देखो ये बीच में तो दूध नहीं आ पाएगा ना, किनारे किनारे ही रहेगा। तो सरफेस एरिया जितना फॉर्म में, जितना छोटा मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। पाउडर्ड फॉर्म में अगर रिएक्टेंट है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, और जितना ही ज्यादा वो बल्की होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होता है। कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, वैसे तो पूरे चैप्टर में इसी की बात करनी है कॉन्सेंट्रेशन को लेकर। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और इसके पावर भी लिए जाते हैं। अगर हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, भाई कॉन्सेंट्रेशन को लेकर डिटेल बातें करो तो ये है, अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो या पावर जीरो है, तो कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल ही नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ नहीं कर पा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज भी करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज भी करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे यहां पर फर्स्ट ऑर्डर हो जाए, ऑर्डर 1 हो जाए, यहां पर पावर 1 हो जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। इसको R इज इक्वल टू K, हम यहां पर रिएक्टेंट रेज टू 1 लिख देंगे। लेकिन अगर यही जीरो होता तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली इक्वल हो जाता किसके, रेट कांस्टेंट के। नहीं समझ में आ रहा होगा, अगले लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे ये सब क्या लिख रहा हूं। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, रोल प्ले भी करता है और रोल प्ले भी नहीं करता है। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। कैसे करता है वो आगे हम देखने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन को लेकर। एक फैक्टर और मैंने कहा था आपको, प्रेशर। अगर गैसियस रिएक्टेंट हो तो प्रेशर भी रेट ऑफ द रिएक्शन में रोल प्ले करता है स्टूडेंट। मान लो ये गैस है, एक सिलेंडर के अंदर गैस है, गैस भरे हैं इतने जगह में, अब यहां पिस्टन लगाया। अब बताओ यहां से मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो पिस्टन नीचे आएगा, पूरे गैस इतने में ही हो जाएंगे। यानी जितना कम जगह में गैस होंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो होप ये 7 फैक्टर आपने समझ लिया है। ये समझ में आया, रेट ऑफ रिएक्शन हम इस चैप्टर में मॉडरेट रिएक्शन को लेकर पढ़ेंगे, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ना ही ज्यादा है और ना ही लो है, उनके बीच में है। यानी मॉलिक्यूल्स को, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, उनके रेट ऑफ रिएक्शन की इस चैप्टर में हम बात करेंगे स्टूडेंट। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रेट लॉ क्या होता है और किस तरह से हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।